में आ गया bit.ly/मंजीत सर, इसको क्रोम में पेस्ट कीजिए, ठीक है। साक्षी मैम फिजिक्स का पढ़ाते हैं, इसको क्रोम सर में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक आप पढ़ाओगे? सब कुछ मैं ही पढ़ाने वाला हूँ बेटा, पूरी केमिस्ट्री हम पढ़ाएंगे। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कोई अलग नहीं होता है, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो बैच वाइज मतलब इसको अलग कर देते हैं, नो वरी, ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंती क्लासेस, माय नेम इज मंजीत भारद्वाज। आज हम आपको केमिकल काइनेटिक्स शुरू करवाने वाले हैं बेटा, ठीक है। तीनों के चैप्टर नहीं कराएंगे आप? क्या बेटा, पीछे वाले चैप्टर भी होंगे, नो वरी, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन सबसे पहले मेरा काम होगा कि जो बच्चे प्लस 2 में पहले से चल रहे हैं, एनरोल्ड हैं, उनके बराबर आपको लेके आऊं। फिर जैसे आप उनके बराबर आएंगे, धीरे धीरे आपको पीछे वाले बैचेस भी, पीछे वाली क्लासेस भी मैं करवा दूंगा। क्लियर है? यस सर। हमारा बैच लेट क्यों स्टार्ट हुआ? केमिकल काइनेटिक करवाने वाले हैं। केमिकल काइनेटिक क्या होती है, अब उसके बारे में हम बात। हाँ बेटा बोलो। बैच क्यों लेट स्टार्ट हुआ है ये बता। सॉरी, क्या कह रहे हो? बैच क्यों लेट स्टार्ट हुआ है? सीधा थर्ड चैप्टर। इसका बेटा मुझे भी नहीं पता कि आप लोगों का बैच इतना लेट क्यों स्टार्ट हुआ है। ये क्लासेस तो 10 तारीख से चल रही है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, 10 मई से नहीं, 10 अप्रैल से चल रही है बेटा। इसीलिए तो 2 लेसन हो चुके हैं, तीसरे लेसन पर हम आ चुके हैं। लेकिन कोई बात नहीं, वो भी पीछे वाला है, वो 1 महीने में हम कवर कर लेंगे धीरे धीरे आराम से, ठीक है। तो अभी हम, हाँ बेटा। सर टॉपिक तो बहुत ज्यादा है और टाइमिंग जैसे कि वीक में बस 2 ही दिन है क्लास के लिए, तो फिर कैसे होगा? सिलेबस हो जाएगा और लेट स्टार्ट हो रहा है हमारा। बता देता हूँ उसका भी। देखो मैंने क्या बोला, मेन क्या होता है, मेन होते हैं क्वेश्चन आंसर, ठीक है। आपको हर चीज की हेल्प मैं दूंगा। मैंने अब क्या करवाया, अगर जो बच्चे ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, मतलब जिनको ज्यादा टाइम मिला, उनको मैंने क्या करवाया, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आंसर मैंने सोल्व करवाए, खुद मैंने सोल्व करवाए एनसीईआरटी के, ठीक है, क्लास लेके। अब आपको मैं क्या बोलूंगा, हर रोज 5 या 10 क्वेश्चन उठाओ, एनसीईआरटी के सोल्व करो, खुद आप लोग सोल्व कीजिए। अगर आपको लगता है कि वो सोल्व नहीं हो रहा, तो एनसीईआरटी की बुकलेट विद सॉल्यूशन, एक्सरसाइज ओनली। एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, थ्योरी किसी काम की नहीं है, मत पढ़ना, समझने में नहीं आएगी, दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है। थ्योरी हम लोग करवा रहे हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आंसर के लिए बुकलेट मैंने शेयर कर रखी है विद आंसर्स, ठीक है। बिटली लिंक पर ही आपको मिल जाएगी, बिटली लिंक को क्लिक कीजिए, वहां पर नोट्स के बाद में डीपीपी का ऑप्शन है, एक डीपीपी या फिर मॉड्यूल, दोनों में आपको बुक मिलेगी एनसीईआरटी की सॉल्यूशन वाली। तो उस बुक को आप ओपन कीजिए, वहां से सोल्व्ड क्वेश्चन आंसर है, लेकिन आपको पेन और नोटबुक से करने होंगे, याद रख लेना, पेन विद नोटबुक, सोल्व्ड क्वेश्चन आंसर। तो जो लेक्चर मैंने उनको 3-3 लेक्चर लगा के उनको एनसीईआरटी सारा सोल्व करवाया, वो आप घर पे बैठ के खुद कर सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट्सएप में फोटो खींचिए क्वेश्चन की, फोटो मुझे भेज दीजिए, मैं आपको उसका सोल्यूशन दूंगा डिटेल में, जो बुक में है उसके अलावा सोल्यूशन दे दूंगा। फिर भी कोशिश रहेगी कि कभी ना कभी एक्स्ट्रा क्लास भी लगा लें दूसरे बच्चों के साथ भी, अगर आप लोग कंफर्टेबल हो तो दूसरे बच्चों के साथ में आपकी क्लास फिर से लगा दूंगा, तो वो आपको हेल्प करेगा। क्लियर है बेटा सभी को? यस सर। ठीक है, तो इस तरह से हम स्टडी करेंगे, उसकी चिंता मत कीजिए, हम उस टाइम पीरियड को कवर करने की कोशिश करेंगे। बस आपको घर पे आपको थोड़ा सा उनसे ज्यादा टाइम देना होगा, ठीक है। जो चीज मैं नहीं करवाऊंगा। सर अदर देन एनसीईआरटी भी कोई डाउट पूछ सकते हैं, मतलब अगर बिल्कुल पूछ सकते हो, लेकिन मैं एक चीज बताता हूँ, देखिए करने का तरीका क्या है। सबसे पहले उसी को जनरल में आपको बता रहा हूँ। लिंक ओपन नहीं हो रहा है बेटा, लिंक ओपन पक्का होगा, नॉर्मल लिंक है, हो सकता है आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा ना हो, किसी दूसरे फोन से या फास्ट इंटरनेट पे क्लास के बाद आप ट्राई कर लेना। लिंक बिल्कुल सही है, कोई भी अक्षर बड़ा मत लिखना, बस सभी छोटे हैं, bit.ly/मंजीत सर, दैट इज द लिंक। वो लिंक जो है मैं आपके ग्रुप में भी शेयर करवा दूंगा, ठीक है। तो ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में भी आपको वहां मिल जाएगा, वो मैं बोल दूंगा। तो इस तरह से वो लिंक काम करता है, नो वरी, सभी बच्चों का काम करता है, तो डेफिनेटली आपका भी वो वर्क करेगा। अब जरा मैं आपको ना थोड़ा आइडिया बताता हूं हम क्या करने वाले और कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए जरा, आईआईटी की तैयारी के लिए क्या चाहिए होता है, आईआईटी जेई एडवांस तक की तैयारी के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर, जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं, थ्योरी नहीं, याद रख लेना, क्वेश्चन आंसर्स, ये करना आपको। और इसके बाद यह है पहला स्टेप, जिसको बोलते हैं प्राइमरी, यानी ये आपको आना ही चाहिए, प्राइमरी स्टेप है। इसके बाद सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप वो है कि जो मिलता है, जितना मिलता है, जितना कर सकते हो कुछ भी कर लो, कुछ भी, आपकी चॉइस। लेकिन सेकंड स्टेप में जो मैं काम दे रहा हूं वो काम जरूर करना है। अभी अरीबा मलिक ने के लिए, बेटा नीट के लिए भी एनसीईआरटी तो करनी पड़ेगी, नीट के लिए भी सेम है, एनसीईआरटी तो सबके लिए प्राइमरी है,
तो यानी प्राइमरी क्लास कह लो इसे, ठीक है। नीट के लिए भी एनसीईआरटी तो करनी है। सेकंड स्टेप में क्या करना है आपको, अगर आप एडवांस की तैयारी कर रहे हो ना तो मेंस को नहीं करवाऊंगा मैं, और ना आप लोगों को करने की जरूरत है, क्योंकि जिसने एडवांस कर लिया उसका मेंस तो पूरा हो, उसको करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सुनिए जरा, हम क्या करेंगे एडवांस के लिए, क्या करने वाले हैं, 3 क्वेश्चंस डेली। वहां पर प्राइमरी में एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर 7 करने, ओनली 7 क्वेश्चन आंसर्स डेली, और ये 3 क्वेश्चन डेली एडवांस लेवल के 3 क्वेश्चन डेली करने हैं। सिर्फ 3 क्वेश्चन हर रोज, संडे को छोड़, संडे छुट्टियां जो मतलब बड़े बड़े त्योहारों की जो छुट्टियां आती हैं, फेस्टिवल्स की, वो भी आप एंजॉय कीजिए, एंजॉय योर लाइफ। फेस्टिवल और संडे आपका है, लेकिन उसके अलावा हर रोज सिर्फ 3 क्वेश्चन एडवांस के और 7 क्वेश्चन एनसीईआरटी के। क्लियर है बेटा सबको? ये आपका होमवर्क होगा। जी सर। जिस दिन जो क्लास लग रही है उस दिन वो 10 क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। अब नीट की बात करते हैं। नीट में क्या करना है आपको, यही सेकंड स्टेप फॉर नीट, ठीक है। नीट के लिए प्रीवियस ईयर उठाइए, सीधा प्रीवियस ईयर, ठीक है। ये भी प्रीवियस ईयर ही एडवांस वाले भी याद रख लेना, लेकिन एडवांस में प्रीवियस ईयर एडवांस उठाना, मेंस उठाने की जरूरत नहीं है। और इनसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और ये भी आपको 3 की जगह पर आप 5 क्वेश्चन कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि नीट का लेवल जो है वो थोड़ा सा क्या है, आसान है, इसलिए इसमें 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। जितनी देर में वो 3 होते हैं, इतनी देर में 5 हो जाते हैं। तो 5 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के टॉपिक वाइज। अब टॉपिक वाइज कहां से मिलेंगे, उसका भी मैं आपको इलाज बता दूंगा, सोल्ड क्वेश्चंस दे दूंगा, टॉपिक वाइज सॉल्यूशंस के साथ मिलेंगे, कुछ साइटें बता दूंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले एनसीईआरटी पूरी होनी चाहिए। जिसको एनसीईआरटी के क्वेश्चन आते हैं वही आगे कर सकता है। अगर आपको एनसीईआरटी नहीं आती, एनसीईआरटी यूं समझ लो, प्राइमरी लिखा ना मैंने, प्राइमरी मतलब एबीसी सर बेस है ना। जिसको एबीसी आ गई, एबीसी आने के बाद अब वर्ड बनाना, वर्ड होता है वो मान लो मेंस मूंस लेवल है, छोटा मोटा लेवल है वर्ड्स का, ठीक है। फिर एडवांस का मतलब सेंटेंस बनाना। तो हम डायरेक्टली प्राइमरी से सीधा सेंटेंस बना सकते हैं, बहुत आसानी से, सीधा एडवांस या नीट लेवल आसानी से कर सकते हैं। ये काम डेली 10 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट के आपको करने हैं। अब देखो ईच सब्जेक्ट मतलब 3 सब्जेक्ट हैं, तो मैं बोलूंगा कि आपकी भले ही एक क्लास लगती है, लेकिन आप लोग डेली 2 क्लासेस के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करेंगे। 2 क्लासेस के 20 क्वेश्चन, वरना सिलेबस कंप्लीट होगा, बता देता हूँ। 2 क्लासेस के 20 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, और इसका मतलब है 3 घंटे। कनिष्का बेटा बोलो क्या पूछना चाहते हो? यस सब मेरा तो गलती से हो जाता हूँ। ओके ओके ठीक है। तो डेली आपको 2 सब्जेक्टों के 20 क्वेश्चन करने ही हैं, हर कीमत पर करने ही हैं। अगर आपको कर लोगे, समझ लेना कि आपका आईआईटी एडवांस और नीट बड़े आराम से हो जाएगा। लेकिन डेली 10 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट के करने हैं, 2 सब्जेक्टों के टोटल 20 क्वेश्चन, और जो पैटर्न बताया वो करना है। इसके अलावा जो मन है ना वो करो, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, लेकिन इतना मिनिमम होना चाहिए, ये मिनिमम वर्क है। इसके अलावा कुछ भी कर सकते हो, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इतना फिर भी करना है। ये कैसे करोगे, आई डोंट केयर, आई डोंट वांट टू नो कि आपको कैसे करना है, मुझे सिर्फ होमवर्क चाहिए। अगर ये कर रहे हो तो उसके बाद में आप मुझसे पूछ सकते हो, सर मेरा आईआईटी या नीट जो है वो क्वालिफाई नहीं हुआ, क्या कारण था, ठीक है। या 2 महीने पहले मुझसे दोबारा से पूछना कि सर अब करना क्या है, मैं बताऊंगा कि क्या करना है। अगर आपने ये सब कर रखा है तो डेफिनेटली क्लियर करवाने की गारंटी ले सकता हूँ। ये सब अगर कर रखा है तो डेली के 20 क्वेश्चन 2 सब्जेक्टों के। केमिस्ट्री का तो मैं कितने क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम? क्या बेटा, से कितने क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में? एग्जाम्स में देखो नीट का तो आप लोग चेक कर ही लोगे। नीट में तो थोड़ा इजी क्वेश्चन होता है, इसके अंदर तो कितने होते हैं, 1 मिनट में 1 क्वेश्चन होता है, 180 क्वेश्चन आते हैं नीट में, ठीक है। वो आसान लेवल होता है। एडवांस के अंदर बता देता हूँ, मेंस में अलग लेवल का क्वेश्चन आते हैं, एडवांस के क्वेश्चन आते हैं एक सब्जेक्ट से 18 क्वेश्चन एक पेपर में। तो तीनों सब्जेक्टों से 54 क्वेश्चन आते हैं, और एडवांस के 2 पेपर होते हैं। एक ही दिन में 2 पेपर होते हैं इकट्ठा, बस 2 घंटे का बीच में गैप होता है ताकि आप थोड़ा रेस्ट कर सको। दूसरे पेपर में भी सेम वही 18 क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि भाई लगातार 6 घंटे नहीं बैठ सकते हैं बच्चे, इसलिए 2 घंटे का रेस्ट दे देते हैं। 2 अलग अलग पेपर दे दिए, लेकिन उनमें सब में सेम पैटर्न है। दोनों में 18 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में, 18 ही सेकंड में आएंगे। सेम लेवल होगा सबका, सब कुछ सेम होगा। तो एक सब्जेक्ट से 36 क्वेश्चन आते हैं एडवांस में,
ठीक है। और नीट लेवल आसान होता है, 180 क्वेश्चन होते हैं, 1 मिनट का एक क्वेश्चन लगभग होता है, वो आसानी से हो भी जाते हैं, वो तो एनसीईआरटी लेवल है। यस बेटा। सर मतलब 108 क्वेश्चन में से सिर्फ 75 करने होते हैं एडवांस? हाँ यही तो बात है, देखो कमाल, 75 क्या 108 में, मतलब अगर आप 45%, 50% लगा लो, 108 का कितना बनेगा 54, 54 टोटल कर दो ना, बहुत अच्छा रैंक, बहुत अच्छा रैंक है ना कमाल। यस सर। और सर इसीलिए मेंस में कितने कर लेंगे? क्या बेटा, सर मेंस में? मेंस में परसेंटाइल बनता है बेटा हर साल, ठीक है, जैसे, और उनका कैटेगरी वाइज अलग अलग होता है, जैसे जनरल के लिए लगभग 85 से 90 परसेंटाइल मिनिमम होना चाहिए, तब आपका आप एडवांस में बैठ सकते हो। लेकिन जिसको एडवांस की तैयारी ना, उसके लिए 85 90 कोई मायने नहीं रखता। और उसके अलावा SC ST कैटेगरी के लिए परसेंटेज काफी, परसेंटाइल काफी कम है, वो 50 के आसपास है, सर ठीक है। कट ऑफ भी तो जाती है बहुत। हाँ कट ऑफ वही परसेंटाइल ही बोल सकते हो आप बेटा, उसमें एक ही बात है, वो कट सर ऑफ क्वेश्चन नीट सर ओबीसी के लिए? ओबीसी के लिए बेटा आई थिंक 61 62 इस तरह की परसेंटाइल रहती है मेंस में, ठीक है। मेंस में अगर नीट में इतनी कितनी है आती है तो आप परसेंटेज? एडवांस में, देखो मेंस में पास होने का मतलब एडवांस में बैठ सकते हो, बैठने के लायक हो, मेंस में पास हो गए तो, ठीक है। और एडवांस में बैठ गए तो एडवांस पास नहीं हुआ तो उसको फायदा नहीं है, और पास करने के लिए 50% मार्क्स बहुत है, इनफ है। यानी 18 में से, पहले पेपर में 18 में से 9 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 9 फिजिक्स और 9 मैथ में कर लो, काफी है। सर क्वेश्चन नहीं बनते तो उसके लिए क्या करें? क्वेश्चन नहीं बनते उसी के लिए तो बताया मैंने, क्या बताया सबसे पहले, प्राइमरी एनसीईआरटी। अगर आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं किए, कभी भी नहीं किए, तो क्वेश्चन सारी जिंदगी नहीं बनेंगे, कुछ भी सर कर लो। क्वेश्चन तो करते हैं, लेकिन एक एक क्वेश्चन में बहुत टाइम लग जाता है, सॉल्व नहीं होता है। शुरू में तो टाइम लगेगा ही लगेगा बेटा, कौन कह रहा है कि टाइम नहीं लगता है, किसी ने कहा आज तक कि टाइम नहीं लगेगा। चलो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, आईआईटी एडवांस है क्या या नीट क्या है। मैं थ्योरी बताऊंगा आपको, क्वेश्चन करने के लिए आपको बोलूंगा, ठीक है। आप क्वेश्चन नहीं करेंगे, तभी बच्चों का होता नहीं है। इसका रीजन सुनना जरा ध्यान से। सपोज दैट मैं आप लोगों को गाड़ी चलाना सिखा रहा हूं, मैं बैठा हूं कंडक्टर सीट पे, आप बैठे हो ड्राइवर सीट पे, तो मैंने आपको बोला ये हैंडल होता है, ये रेस है, ये ब्रेक है, ये क्लच है, ये गियर है, ठीक है। और बता दिया कि पहले, सबसे पहले गियर लगाइए, क्लच दबाइए, गियर लगाइए, फिर धीरे धीरे क्लच छोड़ो और धीरे धीरे रेस बढ़ाओ, और गाड़ी का हैंडल तब मोड़ना है जब गाड़ी को मोड़ना हो, टर्न आए तभी मोड़ना है। थ्योरी हो गई कंप्लीट, सारे यस बच्चों सर। को गाड़ी चलानी आ गई? नो सर। नहीं आई ना, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे। ये क्वेश्चन वैसे ही है, थ्योरी कंप्लीट करने का कोई फायदा नहीं है जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे। आपको गाड़ी चलानी नहीं आ सकती, आपसे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो सकते, किसी कीमत पर नहीं हो सकते। अगर कोई बच्चा ये कहता है कि मेरे को थ्योरी आ गई, सर ने फॉर्मूला बता दिया और मैं क्वेश्चन पढ़ने के लिए रोज अच्छा? 12 घंटे क्या कह रहे हो? पास हो पाओगे? सर डलवा नीट में लो। क्या कट ऑफ जाती है दूसरे मतलब कैटेगरीज की? कैटेगरीज की इंटरनेट पे ढूंढ लेना बेटा, वो छोटी बातें हैं, ठीक है। मैं पहले मेरे वाली बात कंप्लीट कर दूं, बाकी के क्वेश्चंस वो तो आप कभी भी ढूंढ सकते हो, नो वरी, ठीक है। नीट की और आईआईटी की टक्कर तो आपको सारी मिल जाएंगी कैटेगरी वाइज, हर साल कुछ कम ज्यादा होती रहती है, एवरेजली होता है कि इतने परसेंट इसके आए, इतने परसेंट इतने आए, तो उसका होता है, ठीक है। सर थोड़ा बहुत। क्या बेटा? अरे कुछ सर और थोड़ा बात कर लेते हैं इसकी बजाय, सुन लो एक बार, पहले मेरे वाली बात सुन लो। नीट की कट को एक बार आप साइड में रख दो, कट तो मैं आपको लिखित में दे दूंगा ज्यादा करोगे तो, ठीक है, वरना इंटरनेट पे बहुत आसानी से मिल जाती है, उसकी चिंता मत करो। नीट मैंने मतलब कई साल पहले नीट पढ़ाया था, अभी मैं आईआईटी पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मेरे को उसकी ध्यान नहीं है, बट एटलीस्ट आप नेट पे ढूंढ सकते हो, नो वरी, ठीक है। तो देखिए, अगर आप कुछ नहीं करते हैं, मतलब अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन एडवांस लेवल का टच भी नहीं कर पाएंगे। सिर्फ एनसीईआरटी करने से एडवांस लेवल नहीं हो सकता, ये भी बता देता हूँ। एडवांस लेवल का मतलब पता है क्या? आपने चला ली मारुति कार और मैंने आपको दे दिया जो 52 टायर्स वाला ट्रक होता है, 52 टायर्स वाला ट्रक, उसको गलियों में तो मोड़ा ही नहीं जा सकता, बहुत बड़ा होता है वो। यस सर। समझ गए? गाड़ी तो वही है, क्लच भी वही है, गियर भी वही है, सीधा सीधा चलाना तो आप चला लोगे, लेकिन उसमें ट्विस्ट भी आएंगे, ट्रक मोड़ना भी पड़ेगा, उसकी स्पीड भी गाड़ी से कम होगी। भले ही आपको गाड़ी कितनी भी अच्छी आती है, लेकिन ट्रक नहीं चला पाएंगे आप। समझ गए? वो भी 52 टायर्स वाला, और 52 टायर वाले ट्रक का लाइसेंस अलग से बनवाना पड़ता है, उस लाइसेंस पे नहीं चलता वो, जो हमें नॉर्मल गाड़ी चलाने के लिए मिलता है। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। तो इसका मतलब एडवांस लेवल कभी टच नहीं कर सकते, अगर जब तक आप उसकी एडवांस की प्रैक्टिस नहीं करोगे। है सारी प्रैक्टिस,
मैं जो थ्योरी करवाऊंगा आपको, जो फॉर्मूला बताऊंगा वही एडवांस में यूज होता है, वही मेंस में यूज होता है और वही एनसीईआरटी में यूज होता है, लेकिन प्रैक्टिस का लेवल बदल जाता है। लेवल मतलब टफनेस। कैसे? टफनेस क्या होती है? मैं आपको एक फॉर्मूला बता दिया, फिर दूसरा बताया, फिर तीसरा बताया। अब तीनों फॉर्मूला एनसीईआरटी में तो तीनों फॉर्मूले के लिए अलग अलग क्वेश्चन है, लेकिन एडवांस में तीनों फॉर्मूलों का एक ही क्वेश्चन बनाएगा वो, और आपको खुद सोचना होगा कि पहले ये लगेगा या ये लगेगा या ये लगेगा, और दोबारा कौन दूसरे नंबर पर कौन सा लगेगा और तीसरे नंबर पर कौन सा लगेगा, ये खुद सोचना होगा। और मैंने जो 3 फॉर्मूले थोड़ा है, पूरी केमिस्ट्री में तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो उनमें से कौन सा लगेगा ये सोचना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, पहली बात। और ये सोचने के बाद फिर उसको सोल्व करने में भी टाइम लगता है, फिर उसको सोल्व करने के बाद उसका आंसर निकालेंगे, तब जाके एडवांस लेवल पूरा होता है। समझ गए? तो ये सीखने का एक ही तरीका बेटा, प्रैक्टिस। फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ, पर प्रैक्टिस। कभी कभी तो एक क्वेश्चन पे आधा आधा घंटा लग जाता है। लगना चाहिए, 1 घंटा लगे तब भी सही है। अब तो आधा घंटा कर, मतलब 1 घंटा भी लग जाता है कभी कभी। सुनिए मैं बताता हूँ, इसीलिए मैंने क्या बोला, एनसीईआरटी पे लगता है कम टाइम, 7 क्वेश्चन करने में 40 मिनट मुश्किल से। एडवांस में लगता है ज्यादा टाइम, एक क्वेश्चन पे आधा घंटा, 3 क्वेश्चन 1.5 घंटा। पहली बार 1.5 घंटा लगेगा, आधा घंटा एनसीईआरटी के, टोटल 2 घंटे मुश्किल से। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाओगे, अगले दिन वही एक क्वेश्चन 15 से 20 मिनट में सोल्व हो जाएगा एडवांस का, और एनसीईआरटी टोटली 45 मिनट में कवर हो जाएगी। तो यानी कि 1 से 1.5 घंटे में आपके 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। डेली एक सब्जेक्ट पे 1.5 घंटा लगाना आपका हक बनता है। अगर 1.5 से ज्यादा लग रहा है, उसी टाइम पेन को छोड़ दो और निकल, बात। अगले दिन फिर से 1.5 घंटा लगाना है। 1.5 घंटे से ज्यादा मत लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक सब्जेक्ट पे 1.5 घंटा, 2 सब्जेक्टों पे 3 घंटे आपको लगाने ही हैं हर कीमत पर, तभी जाके कुछ बन सकता है भाई। समझ गए? सर कभी कभी लगता है छोड़ ही दे सर, होता ही नहीं है सर, आंसर ही नहीं आता कितना भी कर रहे हैं। कोई बात नहीं, उसका सॉल्यूशन नहीं होता आपके पास? सर होता तो है बट उस समय होता नहीं है। सुनिए बता देता हूं फिर, जो ऐसा क्वेश्चन लगे कि आपने ट्राई किया, हार्ड एंड फास्ट ट्राई किया, लेकिन नहीं हो रहा, फोटो खींचो मेरे पास भेज दो, उसको मत टच करो। आईआईटी में जो एडवांस में मैं बोल रहा हूं, एक पेपर में, फर्स्ट पेपर के अंदर कितने क्वेश्चन आते हैं? 18 क्वेश्चन आएंगे केमिस्ट्री के। सेकंड पेपर के अंदर 18 क्वेश्चन आएंगे केमिस्ट्री के। टोटल क्वेश्चन हो गए 36। इसमें से कर अगर आपने 18 भी कर दिए अटेम्प्ट, तो सोचो 36 के 36 तो करने ही नहीं है, तो इसमें से कौन सा मुश्किल है जो आपसे सोल्व नहीं होगा, ये सोचना है। पूरा पेपर नहीं करना है, बल्कि ये सोचना है कि कौन सा करूं, कौन सा करूं, कहां से करूं। अगर आपने मुश्किल क्वेश्चन उठा लिया, उस पे लग गया 1 घंटा, 3 घंटे में से 1 घंटे में एक क्वेश्चन टपा दिया आपने, वो नहीं करना है आपको, सिंपल। तो जो सोल्व हो रहा है ना वो करो, जो समझ आ रहा है और सोल्व हो रहा है ट्राई करो, सॉल्यूशन आपके पास होगा, ट्राई करो, जो सोल्व हो रहा है उसको सोल्व करो। नोटबुक और पेन से सोल्व करना है, देख के नहीं करना। देख के अगर कर लिया तो ये वही बात है कि देख के मैंने बता दिया ये सर गाड़ी जो है, आपने चला। 10 क्वेश्चन रोज दिए हैं, इनके लिए कितना टाइम दें? मतलब 1.5 घंटा, आता भी इससे तो नहीं ज्यादा नहीं आंसर, बहुत टाइम लगता था। बेटा, 1.5 अगर घंटा। देखो 1.5 घंटे में नहीं होता है तो एनसीईआरटी, अगर देखो एनसीईआरटी और एडवांस लेवल 1.5 आवर, ये दोनों अगर 1.5 घंटे में नहीं हो रहे हैं, छोड़ दो। पहले दिन जितना हुआ सर छोड़ दो, अगले दिन फिर से, अगले दिन फिर से। नीट और एनसीईआरटी हाँ कोई दिक्कत नहीं, नीट के लिए उसके लिए उनमें भी कितना 1.5 समय? घंटा, एक सब्जेक्ट पे 1.5 घंटा, बहुत छोटी सी सर चीज। एडवांस सर 1.5 एडवांस घंटे में में जितने हो सब्जेक्ट रहे हैं वाइज उतने कर लें। जितने हो रहे हैं 1.5 घंटे में उतना कीजिए, उससे ज्यादा मत कीजिए। लेकिन मैंने जो बोला कि 10 दिन बाद, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 10 दिन बाद आपके 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट होना शुरू हो जाएंगे 1.5 घंटे में, बहुत आसानी से होंगे, बहुत आसानी से, 100% तो हो सर जाएंगे। रोज टाइम दे, फिर होने लगेगा। डेली होना चाहिए भाई, अगर आप डेली नहीं कर रहे हो तो कोई फायदा ही नहीं है। मैं सीधा बोल रहा हूँ, हर रोज डेली सिर्फ 10 क्वेश्चन सोल्व करने हैं एक सब्जेक्ट के, और 2 सब्जेक्टों के 20 क्वेश्चन डेली सोल्व कीजिए, बस इतना कर लीजिए, आपका डेफिनेटली कवर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ भी होता है, मतलब एडवांस के अंदर मिनिमम मार्क्स लाना होता है, ऐसा कुछ होता है? नहीं 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 नहीं, वो तो तीनों का टोटल ही चलता है बेटा, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है? सर दे दीजिए। क्या बेटा? सर नंबर। अच्छा फोन नंबर, 1 मिनट रुको बेटा मैं देता हूँ यस सर। फोन नंबर, रुको मैं लिख देता हूँ, और वो ग्रुप में भी आपके आ जाएगा, ठीक है? ओके सर। आपके ग्रुप में पक्के तौर पर होगा वैसे तो।
6283 नोट 28 4706 ये नंबर है बेटा, नोट कर लीजिए सभी स्टूडेंट, ठीक है। सर जैसे थ्योरी पे बहुत टाइम लग जाता है तो न्यूमेरिकल्स करने का वक्त नहीं मिलता, तो ऐसे कैसे करें? अरे बेटा थ्योरी को सोचो ही मत, थ्योरी नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, सीधा मुद्दे की बात करो, सीधा फॉर्मूला करो। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको स्टाइल पता लग जाएगा, थ्योरी पे कितना टाइम लगा ना वो भी पता लग जाएगा। पढ़ना शुरू कीजिए, अपने आप टाइम पता लग जाता है। और सीधा बोल रहा हूँ, साफ बात बोल रहा हूँ, सीधा फॉर्मूला, अगर किसी क्वेश्चन का आया किसी थ्योरी में फॉर्मूला, तो सीधा फॉर्मूला याद करो, देखो उसमें क्या क्या चीज लगती है। थ्योरी गई तेल लेने, थ्योरी करने की जरूरत नहीं है, पेपर में थ्योरी आती भी नहीं है, जो हम तैयारी कर रहे हैं उसमें थ्योरी नहीं आती है। थ्योरी पर जो बच्चा जरूरत से ज्यादा टाइम लगाता है और क्वेश्चन पे मिनिमम टाइम लगाता है, उसका टेस्ट कभी क्वालिफाई हो ही नहीं सकता, सीधी और साफ सी। क्लियर है सभी को? सर आपके किसी स्टूडेंट ने Yes, sir. एडवांस क्वालिफाई किया मतलब? यस सर। क्या बेटा? ये सत्य सर, ये बोल रहे हैं कि आपके स्टूडेंट ने किसी ने एडवांस क्वालिफाई किया है? बहुत है, एडवांस की भी बता देता हूँ, एडवांस वाले स्टूडेंट्स भी हैं मेरे काफी सारे, और उसके अलावा भी बता देता हूँ। आईआईटी जैम ग्रेजुएशन के बाद में टेस्ट होता है, आईआईटी जैम का, जैम के अंदर ऑल इंडिया रैंक। मैंने आईआईटी जैम की एक ही स्टूडेंट को तैयारी करवाई थी और एक स्टूडेंट का ऑल इंडिया रैंक जनरल कैटेगरी में 25 आया था, ठीक है। दिल्ली आईआईटी से उसने एमएससी की थी, मास्टर कोर्स, अभी मास्टर कोर्स भी करवाती है आईआईटी, ना कि सिर्फ बीटेक करवाती है, और एमएससी केमिस्ट्री करवाती है मास्टर कोर्स से। उसको 1.5 साल कोरोना में मैंने मेरे घर पे ही पढ़ाया था, वो मेरे घर पे ट्यूशन आती थी, आईआईटी की स्टूडेंट। उसके बाद 6 महीने के लिए वो कॉलेज में गई थी दिल्ली के आईआईटी के अंदर, और उसके बाद में उस लड़की को 14.7 लाख का पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला में ऑफर मिला हुआ है, 14.7 लाख का, 14.7 लाख रुपए कमा रही है, केमिस्ट्री पढ़ा रही है, मेरे से पढ़ी हुई थी। सोच सकते हो आप लोग कि 1 साल 1.5 साल पहले वो मुझसे पढ़ी है, समझ सर गए? एनडीए, सर एनडीए के बारे में भी थोड़ा कुछ बता दीजिए। एनडीए तो इनसे बहुत छोटा लेवल है, समझ लो ये कर लिया तो एनडीए तो पार है आपका। बस एनडीए के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाइए और डायरेक्ट करना शुरू कर दीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, अगर एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली तो, ठीक है। ये सर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो मैं कर भी पा रहा था, मतलब 10th लेवल के ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे। वो मिक्स आते हैं तो सॉल्यूशंस के साथ में उन क्वेश्चंस को करिए, प्रैक्टिस करना ही सबसे बड़ी बात है बेटा। पीसीएमबी मेरे पास चारों थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, +1 2 में। उसका नेम है बेटा गरिमा, गरिमा ग्रोवर, जो पीडब्ल्यू के अंदर अभी यस सर, केमिस्ट्री पढ़ाती हैं, एसोसिएट प्रोफेसर लगी है पीडब्ल्यू में, ठीक है। उसको लगे हुए 6 महीने से ज्यादा, उससे पहले वो आकाश में लगी थी, उससे पहले आकाश से पहले भी एक जगह पे काम करती थी, ठीक है। उसको 1.5-2 साल हुआ मुश्किल से काम करते को, वो मेरी वन एंड ओनली स्टूडेंट थी। उसको नेट भी मैंने क्वालिफाई करवाया था। इसके अलावा एक और स्टूडेंट थी जो यूनिवर्सिटी टॉपर रही थी, मेरे पास पढ़ी थी +1 से लेकर लास्ट तक, यूनिवर्सिटी टॉपर, एमएससी तक, बीएससी +1 2 बीएससी एमएससी। इसके अलावा जो नीट और आईआईटी के जो स्टूडेंट्स हैं, आईआईटी एडवांस भी क्वालिफाई करवाया है हमने बच्चों का, ठीक है। हमारी एक पड़ोस में लड़का रहता है, अभी वो बेंगलोर के अंदर आईआईटी एडवांस उसने क्वालिफाई किया था, 2500 रैंक था उसका जनरल कैटेगरी में, 2500, 2500 समथिंग था, पूरा 2500 नहीं था, ठीक है। और वो ओबीसी नहीं आता था, तो उसका ओबीसी के हिसाब से 500-700 रैंक था टोटल, और वो लड़का अभी बेंगलोर में जॉब कर रहा है। एक और लड़का था, उसका रैंक थोड़ा सा बड़ा आया था, वो भी मेरा पड़ोस में ही है। और जो पड़ोस में नहीं है, जो बाहर से दूर से बच्चे आते हैं, वो तो काफी सारे हैं, बट आस पड़ोस में ही मेरे पास 2 स्टूडेंट हैं जिनका मैंने आईआईटी क्वालिफाई करवाया एडवांस लेवल, समझ गए? सरताज बोल रहा है प्लीज स्टडी भी स्टार्ट बेटा, लेकिन आप लोगों की क्वेरीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी तो वो भी। उनका मतलब स्टार्टिंग पैकेज 14.7 था। हाँ नहीं, आकाश में पहले उसने लगी थी तो 11.5 उसका 11.5 लाख रुपए का पैकेज था आकाश में, वहां 6 महीने जॉब करने के बाद फिर पीडब्ल्यू के अंदर 14.7, ठीक है। सोचो बहुत आसान है जॉब लेना, मतलब 1.25 लाख रुपए महीने की जॉब है, समझ सकते हो ना। लाइक दैट आप लोग भी कामयाब हो सकते हो, लेकिन पढ़ना पड़ेगा भाई, क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, थ्योरी से कुछ नहीं बनेगा। क्वेश्चंस पे फोकस करो, पहले एनसीईआरटी, ये आपको मैंने मेन चीज लिख दी है, पहले एनसीईआरटी, बाकी सब बाद में, दैट्स इट, ठीक है। चलिए अब आज का टॉपिक शुरू करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स। 75% का वो भी हो जाएगा, उसमें क्या जो दिक्कत है, क्राइटेरिया 75% तो आ ही जाएंगे +2 में। का हाँ तो वो तो आ ही जाएंगे ओवरऑल बेटा, सारे थ्योरी सब्जेक्ट आपको मिला के आप थ्योरी पीसीएम नहीं सीखोगे। कर लूंगा टोटल सबको मिला के 5 को, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले डील विद, केमिस्ट्री क्या होती है भाई, केमिकल काइनेटिक्स क्या है, डील विद द स्पीड ऑफ रिएक्शन।
स्पीड के बारे में बताती है रिएक्शन की वो केमिकल काइनेटिक है, सीधी और साफ। क्लियर है सभी को? यस Speed of सर। reaction, एक लाइन में सीधा सारी डेफिनेशन है। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? भाई स्पीड ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, यानी कि रिएक्टेंट की कितनी कंसंट्रेशन चेंज होगी या प्रोडक्ट की कितनी कंसंट्रेशन चेंज होगी पर यूनिट टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर। ठीक है, तो यहाँ देखिए उसका फॉर्मूला लिख दिया, सबसे पहले सीधा फॉर्मूला आ गया और ये फॉर्मूला आपको यूज करना आना चाहिए। नेगेटिव में रिएक्टेंट की, आर का मतलब रिएक्टेंट है, टी मतलब टाइम है, तो चेंज डेल्टा लगा, इसका मतलब है चेंज इन रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, चेंज ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। रिएक्टेंट के साथ माइनस क्यों लगा हुआ है? रिएक्टेंट समय के साथ कम होते हैं, सर समय के साथ चेंज होता रहता है। हाँ, प्रोडक्ट बढ़ते हैं इसीलिए पॉजिटिव, और रिएक्टेंट कम होते हैं इसलिए नेगेटिव। और ये नेगेटिव लगाने का असली मीनिंग ये होता है कि जब हम रिएक्टेंट का वैल्यू निकालते हैं तो इनिशियल माइनस फाइनल करते हैं या फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। फाइनल माइनस इनिशियल होता है, फाइनल वाले रिएक्टेंट तो हो गए कम, इनिशियल में थे ज्यादा, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करोगे तो रिजल्ट आएगा माइनस में, और यहाँ पहले से माइनस लगा हो तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इसलिए भी यहाँ पर माइनस लगाया जाता है। क्लियर है? यस सर। यस सर। रिएक्शन मैकेनिज्म, अनुराग कुछ बोल रहा है क्या? रिएक्शन मैकेनिज्म का मतलब क्या है बेटा, वो मुझे बताइए। ये फॉर्मूला नोट कर लो भी सभी स्टूडेंट, रेट ऑफ रिएक्शन डेल्टा आर बाई टी डेल्टा पी बाई टी, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। सर पीछे वाली स्लाइड दिखाना एक बार। ये लो बेटा, ठीक है। सर हमारी वाली जो क्लास की स्लाइड्स होंगे ये भी आपके बिटली लिंक पे वही पे आएगी ना? हाँ, ये सारी वहां पर ऑलरेडी अपलोडेड है, मैं वही चीज करवाऊंगा जो उनको करवा रखा है, नो वरीज। ठीक है, कुछ भी ऐसा हम मिस करेंगे ही नहीं। आगे देखिए, इसीलिए बोल रहा हूँ बस हम थोड़ा सा फास्ट हो जाएंगे लेकिन चीजें वही रहेंगी। नेक्स्ट आता है इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस का मतलब मोमेंट ऑफ टाइम पर रेट क्या होगा, वही सेम फॉर्मूला लगेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हम डेल्टा की जगह पर लगा देंगे डी। डी मतलब डिफरेंशिएटेड, मतलब बहुत छोटा, वेरी स्मॉल लिखा हुआ मैंने, डी आर बाई डी टी, माइनस में रिएक्टेंट माइनस में रहेंगे, प्रोडक्ट प्लस में रहेंगे, डी टी डी पी बाई डी टी। क्लियर है? सेम फॉर्मूला है इंस्टेंटेनियस रेट के लिए। यस गाइज। सर एक बार दोबारा बता दो कि माइनस क्यों लगाएंगे रिएक्टेंट के आगे? रिएक्टेंट क्योंकि समय के साथ रिएक्टेंट कम होते हैं, तो फाइनल माइनस इनिशियल। चलो इसका एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट थी एट टाइम 0, जब 0 टाइम था तो मैंने 5 मोल रिएक्टेंट ले लिए। फिर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एट टाइम t, मतलब t मान लो 2 मिनट है, तो 2 मिनट के बाद में उनकी कंसंट्रेशन रहेगी 3 मोल। तो डेल्टा आर कैसे निकालोगे? फाइनल में से इनिशियल माइनस कर देंगे। 3 मोल फाइनल माइनस इनिशियल 5 मोल डिवाइडेड बाय टाइम। मान लो 2 मिनट था तो 2 मिनट नीचे लगा दिया, वैसे सेकंड लगता होता बता देता हूं, बट मिनट में भी निकाल सकते हो। -2 डिवाइडेड बाय 2। अब -2 डिवाइडेड बाय 2 मैंने पहले से अगर इसके आगे माइनस लगा दिया dr बाई dt, और यहां पर भी माइनस लगा दिया, तो यहां ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मेरे पास आएगा 1, रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 1। यस, क्लियर हुआ? यस सर। तो माइनस लगाया जाता है क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं तो माइनस में हमारे पास रिजल्ट आता है, उसको प्लस बनाने के लिए। या आप सोच सकते हो सीधी सी बात कि भाई रिएक्टेंट समय के साथ कम होते हैं इसलिए उनको नेगेटिव में जा रहे हैं, प्रोडक्ट बढ़ते हैं इसलिए पॉजिटिव में जा रहे हैं। दैट इज इट। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए है। सर हम सिर्फ मॉडरेट रिएक्शन का रेट फाइंड करते हैं, ऐसा क्यों? मॉडरेट रिएक्शन का रेट फाइंड करते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शंस जो होती हैं वो बेटा वो आती हैं इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शंस का भी रेट शुरू में तो वो फॉरवर्ड ही चलेगी, वो एकदम से बैकवर्ड थोड़ा हो जाएगी, तो उसका रेट भी उसी हिसाब से आता है। पैरेलल रिएक्शंस भी आती हैं, इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शंस भी आती हैं, वो हायर क्लासेस के अंदर आप करोगे, जब मास्टर इन केमिस्ट्री करोगे वहां पर ये रिएक्शंस आगे फर्दर करवाई जाएंगी, पैरेलल रिएक्शंस। ठीक है, और क्या बोलते हैं उसको, कंटिन्यूअस रिएक्शंस होती है, ठीक है, सीरियल रिएक्शन सीरीज में चलती है, वो सीरीज रिएक्शंस हैं, और इक्विलिब्रियम में जो रिएक्शंस होते हैं वो सब करवाया जाएगा। अभी जो करवाया जा रहा है वो आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से करवाया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई भी रिएक्शन छोड़ते हैं, आगे आगे वो चीजें कॉम्प्लेक्स होती जाती है। मैं अभी से अगर एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला लिख भी दूंगा ना तो आपके होश उड़ जाएंगे कि ये क्या चीज है, वो समझना तो दूर की बात है। पहले एबीसी सीखिए, उसके बाद में आगे का करेंगे, तभी आपको मजा आएगा, समझ गए? वरना अभी मैं इनिशियल स्टेज करवा रहा हूँ, आप अचानक से अगर हायर लेवल पर पूछोगे तो कहानी आपकी खराब हो जाएगी, मेरी होने वाली। मैंने एमएससी को भी टीच किया, मैं बता चुका हूँ, समझ गए ना? नेट की प्रिपरेशन भी करवाई, तो केमिस्ट्री की बहुत सारा लिटरेचर मैंने पढ़ा हुआ है, बहुत सारा। नो वरीज, जहां से चाहो वहां से क्वेश्चन पूछ सकते हो, जितना डीप चाहो उतना पूछ सकते हो, बट अगर उसका आपको फायदा है तो डेफिनेटली पूछिए, अगर उसका फायदा नहीं है तो वो आपको खराब करेगा।
फॉर रिएक्शन। सर इसमें जो बहुत फास्ट और बहुत फास्ट रिएक्शन होती है वो भी इसी में पढ़ेंगे ना, जैसे बहुत जल्दी कोई रिएक्शन हो जाती है, कोई बात टाइम ले लेती है। हाँ वो सब पढ़ेंगे, नो वरी। फास्ट रिएक्शन कौन सी होती है? आयनिक रिएक्शन सारी फास्ट होती है, थ्योरी है इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। आयनिक रिएक्शन सारी की सारी फास्ट होती हैं, उसके अलावा ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो है वो स्लो होती हैं, उसके अलावा सॉलिड्स की रिएक्शन होती है वो और भी ज्यादा स्लो होती हैं। सॉलिड में भी रिएक्शंस होती हैं, पता है? सॉलिड को पाउडर बना दो, दूसरे सॉलिड को पाउडर बना दो, पाउडर को दोनों को मिक्स करके रख दो, उसके ऊपर प्रेशर डालिए, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीने, और उस तरह से वो रिएक्शन होती रहती है। दैट इज इट। क्लियर है? तो जस्ट थ्योरी है। सर इसमें रिएक्शन बढ़ाने के लिए कैटलिस्ट का इस्तेमाल करेंगे क्या? वो आगे आएगा, इसी लेसन में आएगा कैटलिस्ट, नो वरी, चिंता मत कीजिए। कैटलिस्ट पूरा पढ़ाया जाएगा, कैटलिस्ट होता क्या है, कैसे काम करता है, उसका ग्राफ भी आएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, और रिएक्शन आपके पास अगर कोई ए बी बी सी सी और डी डी या इस तरह से एक्स एक्स या वाई वाई रिएक्शन है, कोई ऐसी रिएक्शन है या आगे इनके नंबर ऑफ मोल्स लगे हैं, ए स्मॉल बी या नंबर ऑफ मोल्स है, तो इसका रेट कैसे निकलता है? अभी हमने रेट किया डी आर बाई डी टी, ये इंस्टेंटेनियस है, या डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। इसकी बजाय इसका रेट निकालते हैं हम, ये जो ए होता है, ध्यान दे लेना, ये जो आगे कोफिशिएंट लगा होता है ये 1/a बन जाता है। क्यों? ये मान लो 2 मोल लिखा हुआ है, मुझे रेट हमेशा 1 मोल के लिए निकलता है, तो 2 मोल का रेट ये है, तो 1 मोल का क्या होगा? इसको ए से डिवाइड कर देंगे, 1 मोल का आ जाएगा। यस, ये बात समझ में आई सबको? नो सर, हमेशा सर 1 के लिए निकालते हैं पहले। रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा 1 मोल के लिए फाइंड आउट होता है, इसीलिए ये रिएक्टेंट का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड हो जाता है, तो ए लगा हुआ है तो 1/a, बाकी रेट सेम है। देखो मतलब हाफ हो जाएगा सर उसका रेट a ऑफ by रिएक्शन dt 1 का। 1/a, a की वैल्यू 2 है तो हाफ, ठीक है। इस तरह से रेट निकालते हैं। सर क्लियर है ये ऐसा क्यों बात? होता है? सर ऐसा क्यों होता है? हाफ निकालते हैं उससे क्या होगा? हाफ नहीं, 1 मोल के लिए निकालते हैं, वो 2 मोल है ए, 2 मोल कितने समय में चेंज हो रहा है, तो मुझे तो 1 मोल कितने समय में चेंज हो रहा है हमेशा वो चाहिए ना। यस सर। यूनिवर्सल डाटा चाहिए। किसी रिएक्शन को अगर मैं बैलेंस करता हूं, सोचो बैलेंस कर रहा हूं किसी रिएक्शन को, तो एक में तो आ रहा है 2 मोल, दूसरी किसी रिएक्शन में ए की वैल्यू आ रही है 3 मोल, हो सकती है? यस सर। हो सकती है। अब मैंने एक रिएक्शन के लिए तो 2 मोल का रेट निकाल रखा, दूसरी रिएक्शन के लिए 3 मोल का, मुझे लगेगा दोनों रिएक्टेंट तो सेम थे, तो फिर कौन सा सही है? इसलिए दोनों को 1 मोल के लिए निकालते हैं, हमेशा रेट हमेशा 1 मोल के लिए निकलता है। क्लियर है? तो जो कोफिशिएंट लगाओ उससे डिवाइड कर दो, बस बात खत्म है। क्योंकि ये रिएक्टेंट है तो माइनस लग गया, और ए से डिवाइड हो गया, ये बी से डिवाइड हो गया, ये एक्स से डिवाइड हो गया, ये वाई से डिवाइड हो गया, प्रोडक्ट, दैट्स इट। ये समझ में आ गया? ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रख लेना, इसके ऊपर न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी के अंदर, एनसीईआरटी में ये इसके ऊपर न्यूमेरिकल है। आप लोग एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस आज ही कर सकते हैं, इतना लेक्चर लगाने के बाद में भी इसके ऊपर न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल नंबर 6, 7 और 8 है, पता नहीं 7, 8, 9 है, जो आपके काम का नहीं है, जो आपको नहीं करना है। उसके अलावा एक्सरसाइज से पहले जो भी न्यूमेरिकल है वो सारे आप कर सकते हैं, ठीक है। ओके। और हनु वर्मा इज सेइंग एन अवस्थी से पूछ सकते हैं, एन अवस्थी से बिल्कुल पूछ सकते हो, कहीं से भी क्वेश्चन पूछो। ये एन अवस्थी क्या है? इसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर है और तो कुछ है ही नहीं। कहीं से भी पूछो, जहां से आपका दिल करता है वहां से क्वेश्चन पूछिए, नो वरी। लेकिन आपको एनसीईआरटी लेवल आना चाहिए। अगर मैं आंसर भेज रहा हूं लिख के डिटेलिंग करके और आपको पता ही नहीं कि 1 मोल होता क्या है, और आप एन अवस्थी का क्वेश्चन वैसे ही फोटो खींच के मेरे पास भेज दी, तो मेरे को टेस्ट करना चाहते हो तो वाली बात नहीं कर सकते, ठीक है। बट अगर आपको समझ ही नहीं आया उसका कोई फायदा नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ सबसे पहले एनसीईआरटी कीजिए, उसके बाद कोई जो बुक मिलती है कर लो। एनसीईआरटी प्लस 3 एडवांस के क्वेश्चन करने के बाद प्रैक्टिस जितना चाहो उतनी कर सकते हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। सर यहाँ पे टाइम का क्या लेंगे? आपने dt मतलब लगाया जब रखा यहाँ पे। टाइम इंस्टेंटेनियस रेट है, तो छोटा सा टाइम, छोटा सा रिएक्टेंट में चेंज या छोटा सा प्रोडक्ट में चेंज, छोटा सा टाइम में चेंज, बस। सर वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करोगे तो उसमें अच्छा आ सर, जाएगा। क्वेश्चन में गिवन रहेगा। सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कैसे करें? प्रीवियस ईयर ही तो बोल रहा हूँ, एडवांस वाले वो भी बता कहाँ से दिए हैं मिले मैंने, सर वो? अगर आप ध्यान दो तो। रुक जाओ एक बार, मैं ये रिकॉर्डिंग ऑफ कर लूं, फिर उसका भी सॉल्यूशन आपको बताता हूँ, ठीक है। एक बार थोड़ा क्वेश्चंस ये कर लें हम, थोड़ा सिलेबस आज ही सब कुछ पूछ लोगे। जो बोला है मिनिमम उतना काम डेली कीजिए। आपको क्या एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ आप लोगों के सारों के क्वेश्चंस के लिए। 5वीं क्लास में जब आप लोग पढ़ते थे, कभी पूछा था टीचर से कि सर आपने आज तो पूरा दिन लगा दिया और सिर्फ 2 क्वेश्चन करवाए हैं, तो पूरा सिलेबस पूरे साल में करवा दोगे आप? ये तो आप करवा ही नहीं सकते। कभी पूछा था किसी ने? नहीं पूछा। टीचर पे विश्वास था ना। हमें भी आईआईटी जेई को करवाते बहुत साल हो गए बेटा,
हम पर विश्वास रखिए, सिलेबस पूरा हो जाएगा। दूसरी प्रीवियस ईयर का इलाज भी बता दूंगा, जो पैटर्न कह रहा हूँ कि इतने क्वेश्चन डेली कीजिए वो कीजिए सबसे पहले। सर एक बात पूछनी थी, एक डाउट हाँ। है सर, हमारा सिलेबस कब तक, मतलब कौन से महीने तक खत्म हो जाएगा? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, कब तक? करने 8 तो दो महीने के शुरू। आसपास, 4 महीने में? 8 महीने के आसपास, 8 8 8 महीने। 8 ठीक है। यस। एनसीईआरटी क्वेश्चन करवा दो जो इंपॉर्टेंट है, ऑल चेक के मार्क कर दो बेटा। सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैंने वहां पर दे रखे हैं, मार्क नहीं करने हैं, सारे करने हैं, एक भी नहीं छोड़ना है एनसीईआरटी। उसके बाद सर जेई मेन के पीवाईक्यू की कोई बुकलेट प्रोवाइड करा दो सर। अरे कर दूंगा, मैं बोल रहा हूँ एक बार रिकॉर्डिंग ऑफ करने दो, पहले ये थोड़ा सा पढ़ाने दो। सारी बुक्स, जो बुक कहोगे, 15 GB का डाटा है मेरे पास केमिस्ट्री की बुक्स का, 15 GB। जिस बुक का नाम लोगे वो बुक प्रोवाइड करवा दूंगा, नो वरी, चिंता मत करो, सब मिल जाएगा। ठीक है, पर पहले शुरू तो करो। सिर्फ बुक्स लेके फोन में बुक्स भर के कोई फायदा नहीं। मेरे फोन में भी वो बुक्स हैं, मेरे लैपटॉप में भी वो बुक्स हैं, मेरे पास एक कंप्यूटर है उसके अंदर भी वो बुक्स डाल रखी है मैंने, सारी जगह पे बुक्स ही बुक्स भरी पड़ी है। ठीक है, थोड़ा इंट्रो दूंगा आपको, वो भी बताऊंगा क्या करना है कैसे, थोड़ा सा वेट कर लो बस, मुझे थोड़ा ये लेक्चर करवाने दो। ठीक है, आज का इंट्रो वरना ज्यादा हो जाएगा, कुछ पढ़ाई नहीं होगी, और मैं चाहता हूँ कुछ पढ़ाई भी हो जाए। ठीक है, तो देखिए एक बार फर्स्ट स्लाइड ओपन करते, मुझे इसमें कुछ पूछना था सर। फर्स्ट स्लाइड ये लो बेटा, पूछो क्या पूछना है। सर इसमें डेल्टा पी बता दो क्या है? डेल्टा पी प्रोडक्ट है बेटा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट है। आप रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्टेंट को भी टाइम से डिवाइड करके निकाल सकते हो, प्रोडक्ट को भी, बस उसमें माइनस और प्लस का ध्यान रखना, बस बाकी कुछ नहीं है। ठीक है। यस, और भी है किसी का कोई डाउट? अब देखिए, ये तो था रेट ऑफ रिएक्शन, जो हमेशा क्या होता है 1/, की फॉर्म में अगर उसका कोफिशिएंट लगा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कर रखा है, याद रख लेना बेटा। दूसरा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। डिसअपीयरेंस मतलब फिर आपको इस ए को नहीं देखना, सीधा DA/DT, समझ गए? अगर कोई डिसअपीयरेंस की बात कर रहा है तो इसका मतलब, या फिर अपीयरेंस की बात कर रहा है कि प्रोडक्ट तो अपीयर होंगे, दिखाई देंगे, और रिएक्टेंट डिसअपीयर हो जाएंगे, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस अगर आता है तो आपको डायरेक्ट नॉर्मल वाला फॉर्मूला लगाना, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन आता है तो आप नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि रिएक्शन का रेट 1 मोल के लिए होता है हमेशा। समझ में आ गया सबको दोनों फॉर्मूले? सर पहले वाले फॉर्मूले में डेल्टा ग्रीन वाला एक बार और रिपीट कर देंगे? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में आपको कोफिशिएंट नहीं देखने हैं, सीधा DA/DT यानी रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय टाइम, चेंज इन टाइम। सर इसमें माइनस कि हमें डिसअपीयरेंस या फिर अपीयरेंस निकालना है। हाँ, अपीयरेंस होगा प्रोडक्ट के लिए, वो प्लस आएगा, डिसअपीयरेंस होगा रिएक्टेंट के लिए, उसके आगे माइनस आएगा, बस फॉर्मूला सेम रहेगा। रिएक्टेंट है तो माइनस, सब प्रोडक्ट के लिए हमेशा प्लस ही आएगा। यस बेटा, हमेशा प्लस आएगा। ठीक है, क्लियर है भाई? आगे बढ़े? यस सर। ये फॉर्मूलाज याद रखने हैं, बस ये याद रख लेना, और कुछ नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं, आप देखो नेक्स्ट, लॉ ऑफ मास एक्शन। मास एक्शन का लॉ क्या बोलता है? व्हाट इज मास एक्शन? तो लॉ ऑफ मास एक्शन आपने +1 के अंदर इक्विलिब्रियम के अंदर जरूर पढ़ा होगा, तो वहां पर हमने रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। हाँ, तो देखो ये क्या कहता है, ए बी कोई रिएक्टेंट है, उससे प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसका रेट उसने बोला कि रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए की कंसंट्रेशन ए, ये जो कोफिशिएंट लगा है ये कंसंट्रेशन पावर बन जाएगा, बी की पावर बी, ये जो कोफिशिएंट लगा है ये पावर बन जाएगा। समझ में आ गया? ये है रेट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग ये रेट है। अब बात आते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट अगर निकालें तो कांस्टेंट को कवर करने के लिए के लगा दिया हमने, यहाँ लग गया के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और ये डायरेक्ट आ गया। समझ में आ गया भी रेट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन? यस सर। एप्लीकेबल फॉर ऑल, ये लॉ एप्लीकेबल होता है फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस ओनली, सिर्फ डाइल्यूट पर एप्लीकेबल होता है। क्यों? अब उसका रीजन बताता हूं ये डाइल्यूट पर क्यों एप्लीकेबल होता है। अब बात करते हैं रेट लॉ। रेट लॉ है केमिकल काइनेटिक के हिसाब से, वो कहता है सेम इक्वेशन के लिए ए की पावर ए नहीं है, यहाँ पर ए की पावर है अल्फा, बी की पावर है बीटा। यस बेटा, ये समझ में आ रहा है सबको? ये ए यूज नहीं होगा, ये बी यूज नहीं होगा, इसकी जगह अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या है? वो अल्फा बीटा जो है वो
अल्फा ए के बराबर हो सकता है और हो सकता है ना हो, बीटा बी के बराबर हो सकता है और हो सकता है ना हो, मतलब ये इक्वल हो भी सकता अल्फा है। कैसे निकालेंगे? हाँ, अल्फा कैसे निकालेंगे फिर? ये अल्फा और बीटा या ऑलवेज एक्सपेरिमेंटल, वेट वेट वेट, पहले मुझे पढ़ा लेने दीजिए, वो भी बताऊंगा, अभी तो सिर्फ नाम बताया ना, ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिए, सब कुछ मिलेगा। एक्चुअल रेट क्या होता है? एक्चुअल रेट ला, ये रेट ला लिखा ना मैंने, अब इसी को, यही एक्चुअल है। के तो वही लगेगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ए की पावर अल्फा, बी की पावर बीटा, और अल्फा और बीटा क्या होते हैं? ऑलवेज एक्सपेरिमेंटल। इसे आप नहीं निकाल सकते किसी भी तरह से, कोई मेथड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट से इसको निकाला जा सकता है। ये समझ में आ गया सबको? अल्फा बीटा को एक्सपेरिमेंटल से निकाला। ए और बी आ रहे हैं वो तो कोफिशिएंट्स हैं, इसमें अल्फा और बीटा वो हम एक्सपेरिमेंटल निकालेंगे। हाँ देखो, वो ये क्वेश्चन में दे रखा होगा अल्फा और बीटा की वैल्यू। सुनिए, वो था लॉ ऑफ मास एक्शन, उससे रेट निकाल। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। ये सेशन आवाज नहीं आ रही, तो शायद ब्लूटूथ वो हो गया। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बैटरी खत्म। अभी आवाज आ रही है क्या सबको? यस सर। यस सर। सर यहाँ पे हम अल्फा और बीटा Yes, क्या sir. काम है सर? बताता हूँ, अल्फा बीटा का काम भी बता रहा हूँ। सर इनकी वैल्यू अल्फा और बीटा जो है, करने के टाइम पे अल्फा और बीटा जो है वो एक्सपेरिमेंटल हैं, एक्सपेरिमेंट से ही निकाले जा सकते हैं, और इन दोनों के टोटल को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब ये होता क्या है, मतलब रेट किस पर डिपेंड कर रहा है? हम बोलते हैं कि ए की जो कंसंट्रेशन है और उसके आगे जो कोफिशिएंट लगा उसके ऊपर डिपेंड होना चाहिए, बी की कंसंट्रेशन पे डिपेंड होना चाहिए, तो हमने ए और बी की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर दिया, तो वो था रेट ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। मास एक्शन ने तो ये बताया था, बट एक्चुअल में रेट कंसंट्रेशन की पावर कोफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करता, ए और बी पे नहीं करता, वो अल्फा बीटा पे। अल्फा बीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 फ्रैक्शन में भी हो सकती है, 1.3 भी हो सकती है, 1.2 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, समझ गए? तो अल्फा बीटा कुछ भी हो सकता है, और वो रेट अल्फा बीटा पर डिपेंड करेगा, ना कि उनके कोफिशिएंट ए और बी पर। ए और बी पर डिपेंड नहीं करता, अल्फा और बीटा पर डिपेंड करता है, दैट इज ऑल। अब यहाँ पर मैंने एक एक्टिविटी लिख रखा है, कंसंट्रेशन। एक्टिव कंसंट्रेशन को एक्टिविटी बोलते हैं, यानी कि मान लो आपके पास एक बहुत बड़ा मेज है, उस मेज को आप आग लगा रहे हो, मेज को एक माचिस की तिल्ली से आग लगा रहे हो, तो क्या पूरे मेज को आग लग जाएगी क्या एक ही दिन में, एक ही मिनट में? नहीं लगेगी। कुछ पार्ट जलेगा। जिस हिस्से पर, मेज के जिस हिस्से पर आग लग रही है, मेज के जिस हिस्से पर आग लग रही है उसको बोलते हैं एक्टिव कंसंट्रेशन। अगर मेज बहुत बड़ा है तो आपको अल्फा बीटा पावर लेना पड़ेगा। अगर कंसंट्रेशन बहुत कम है, मैं बिल्कुल छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा, बिल्कुल ही छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा ले रहा हूं, और उसको अगर मैं माचिस से आग लगा रहा हूं, उसको एकदम सारे टुकड़े को आग लग जाएगी, तो उसको बोलेंगे कि इसकी एक्टिव कंसंट्रेशन एक्टिविटी 1 है, 1, यानी ये 100% यूज हो रहा है। तो उस टाइम पर जब वो 100% यूज हो रहा होता है, उसकी एक्टिविटी 100% होती है, यानी वो पूरा का पूरा यूज हो रहा है, वो छोटे अमाउंट में है, डाइल्यूट है, उस टाइम पर ए और बी को आप ले सकते हो, बिल्कुल सही आएगा आंसर रेट के हिसाब से। बट अगर आपकी कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ए और बी से बात नहीं बनेगी, फिर उसकी वैल्यू कुछ और ही आएगी, ए बी नहीं आएगी। तो उस वैल्यू को, जो भी वो वैल्यू आए, उसको ए बी तो नहीं बोल सकते, तो कुछ और बोलना पड़ेगा, सी डी बोल सकते थे, इन्होंने अल्फा बीटा बोल दिया। तो एक्चुअल रेट जो है, हाई कंसंट्रेशन वाले चीजों के ऊपर एक्चुअल रेट को निकाला जाता है, और उसे फाइंड करते हैं हमेशा एक्सपेरिमेंट से, और इनकी वैल्यूज वो ए और बी के बराबर कभी नहीं आती। आ भी सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगी, अगर कंसंट्रेशन बहुत लो है तो आ जाएगी, वरना नहीं आएगी। ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जरा। तो ये फॉर्मूलाज याद रख लेना भी, यहाँ पर जितने भी फॉर्मूला हैं, ये रेट लॉ का असली वाला फॉर्मूला है, असली वाला। ऑलवेज एक्सपेरिमेंटल, मास लॉ वाला याद रहे ना रहे, लेकिन रेट लॉ जरूर याद रहना चाहिए। हालांकि मास लॉ का ये वाला और ये वाला, ये दोनों फॉर्मूले प्लस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, अल्फा बीटा का सम होता है ऑर्डर। 3 फॉर्मूले इसमें कवर हो रहे हैं। नेक्स्ट देखो, अब हम आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देते हैं कि एग्जांपल कैसे काम करता है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, 0 ऑर्डर के, फर्स्ट ऑर्डर के, सेकंड ऑर्डर के। तो पहला एग्जांपल देखो, ये याद करने पे, ये थ्योरेटिकल है, ये पेपर में आता होता है, ठीक है।
एलिमेंट्री रिएक्शन भी होती है। अनुराग बेटा अगर आपको पता है पहले से तो प्लीज वेट एंड वॉच, ठीक है, वो सब कुछ करवाया जाएगा, समझ गए। अगर आपने लेसन कर रखा है तो डेफिनेटली आप लोगों को, बहुत से लोगों को आता होगा, इस बात में कोई ठीक है। अगर किसी को नहीं आता तो उसे सीखने दो, समझ गए, उस बच्चे को जरूर सीखने दो जो पहली बार पढ़ रहा है। अगर आपको आता है तो इसे बोलते हैं कि अदजल गगरी छलकत जाए, थोथा चना बाजे गना। ये कहावत सुनिए ना, आपको आता है और बार बार आप उस चीज को आगे, एक कदम आगे चल रहे हैं तो डेफिनेटली आपको कम आता है। इसका मतलब ये सीखिए, आपको कोई नई चीज जरूर सीखने को मिलेगी। और अगर आपकी प्रैक्टिस है तो व्हाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन दिस लेक्चर। सोचो जरा, आप अगर इस लेक्चर में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं मुझे देखकर, जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं ना वो प्रैक्टिस पर टाइम लगाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो लेक्चर नहीं देखेंगे अगर उन्हें आता है तो। अगर आता है तो कोई फायदा नहीं, और अगर नहीं आता तो फिर वेट एंड वॉच, आपको नई चीज सीखने को मिलेगी। और थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं सारी चीजें कराऊंगा, मिस कुछ नहीं करने वाला। अगर मैं शुरू में करवा रहा हूँ और आप आगे भाग रहे हैं तो सबका नुकसान होगा, याद रख लेना, सबका, आपका भी नहीं, सबका होने वाला है, ठीक है। अभी देखिए जरा, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये अब आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता है ना, जो कंसंट्रेशन की पावर पर डिपेंड करता है, अल्फा बीटा पर। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है भाई, यानी अल्फा और बीटा का सम इसका जीरो आएगा, H2 और Cl2 का सम। यानी अगर मैं रेट लिखूं इस रिएक्शन के लिए तो रेट क्या आएगा, K इंटू हाइड्रोजन की पावर समथिंग, क्लोरीन की पावर समथिंग, अल्फा और बीटा, और इन दोनों की पावर जीरो होगी, दोनों की पावर जीरो है, इसीलिए ये इन दोनों का टोटल जीरो आएगा, तो ये जीरो ऑर्डर हो गया। ये बात समझ में आई? पावर जीरो क्यों है सर? हाँ, इसकी पावर जीरो क्यों है हाइड्रोजन और क्लोरीन की? ये जीरो ऑर्डर है, एक्सपेरिमेंट से निकला है, मैंने नहीं निकाला, समझ गए? क्लियर है? यस सर। ये तो एक्सपेरिमेंटल है ना, हम जान सकते हैं ना, और हम रट्टा मार सकते हैं। इस रिएक्शन के लिए जो मैंने सामने लिखी है, इसका आपको रट्टा मारना है कि इसका ऑर्डर जीरो होता है, रट्टा मारो, और जो भी कंडीशनें लिखी है वो कंडीशन याद कर लो। दूसरा देखो, फर्स्ट ऑर्डर के लिए रिएक्शन है N2O2, 4NNO2 और O2 बन रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैंने दिखा रखा है N2O5 की पावर 1, रेड कलर से लिखा हुआ है 1, ये समझ में आ रहा है? yes, यहाँ पर तो 2 लगा है, तो मास एक्शन के अकॉर्डिंग तो यहाँ 2 होना चाहिए, 2 होगा, तो ये अल्फा बीटा 2 है, तो इसका मतलब ये सेकंड ऑर्डर हो जाएगी, बट ये फर्स्ट ऑर्डर है, इसका मतलब ये 1 है। तो ये कहां से आया? एक्सपेरिमेंट से। क्लियर है सभी को? सर ये इसकी पावर फिर कैसे, अगर क्वेश्चन में दे दी तो, या क्वेश्चन में दे रखी होगी पावर, ये हमें याद रखनी पड़ेगी? देखो, ये जो मैं अभी बता रहा हूं वो एक्सपेरिमेंटल डाटा है, वो याद करना है, फॉर एग्जाम्पल याद करना कि इसके एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं, जीरो ऑर्डर क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर क्या होती है, सेकंड ऑर्डर क्या है, इसके एग्जाम्पल आपको दिए, और ये एग्जाम्पल आपको रट्टा मारने हैं। क्यों? क्योंकि आपको रिएक्शन याद होनी चाहिए, और वो एक्सपेरिमेंटली निकलता है, तो आप पेपर में बैठ के तो एक्सपेरिमेंट करने से रहे, और वो पूछ ले कि गिव द व्हाट इज सेकंड ऑर्डर एग्जाम्पल, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, व्हाट इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। तो क्या करोगे आप पेपर में बैठ के? आप कहोगे मेरे को एक्सपेरिमेंट का सामान लाके दो, मैं देखता हूँ कौन सी रिएक्शन सेकंड ऑर्डर निकलती है फर्स्ट ऑर्डर में। तो फिर अगर पूछ ले कि फर्स्ट ऑर्डर डिफाइन करो तो कैसे करेंगे फिर? फर्स्ट ऑर्डर जिसका अल्फा बीटा का सम 1 होता है, रेट कांस्टेंट, रेट लॉ वाली इक्वेशन लिख दो, रेट इक्वल K इंटू रिएक्टेंट की पावर अल्फा और रिएक्टेंट की पावर बीटा, और अल्फा और बीटा टोटल हो गया 1, तो ये होगी फर्स्ट ऑर्डर, टोटल हो गया 2 तो ये सेकंड ऑर्डर, टोटल हो गया 0 तो ये जीरो ऑर्डर, टोटल हो गया 3 तो ये थर्ड ऑर्डर। दैट्स इट। क्लियर है? जी सर। ओके सर। बताओ पीछे वाला। सर पहले में तो अल्फा बीटा तो आएगा ही नहीं सर, जीरो रोल लो में। कैसे? मतलब सर जो आपने पीछे दिखाया था जो उसमें तो था ही नहीं अल्फा बीटा सर, दूसरे वाले में दिखाया था आपने एक अल्फा बीटा था। कौन सा? हाँ तो रेट लॉ में नहीं है ना, ये मास लॉ में नहीं है, इसमें नहीं है, बट ये तो लगता ही नहीं है। मैंने बोला एक्चुअल तो ये होता है, एक्चुअल रेट लॉ, ये रेट और लॉ ऑफ मास एक्शन है, लेकिन एक्चुअल वाला रेट ये होता है। समझ गए? एक्चुअल ये है, ये कभी कभी यूज करते हैं हम, किस रिएक्शन के लिए यूज करते हैं वो भी बताऊंगा, लेकिन जनरली ये यूज होता है। सर एक्चुअल में 0 और 1 ऑर्डर 3 ऑर्डर 3 और सेकंड ऑर्डर होता है, कुछ भी हो सकता है। एक्चुअल तो हम एक्सपेरिमेंट से निकालेंगे, एक्सपेरिमेंट 1 ऑर्डर भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, हमें क्या पता क्या आएगा, वो तो याद करना पड़ेगा, उसका कोई तरीका नहीं है। समझ गए? उसका कोई मेथड नहीं है बेटा, वो याद ही करना पड़ेगा। इसीलिए तो आपको एग्जांपल लिख रखे हैं बेटा, ये जीरो ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का, जीरो ऑर्डर सेकंड ऑर्डर का, ये एग्जांपल लिख रखे हैं, याद कीजिए, इनको याद करने हैं ये, ठीक है? सर इसके ऊपर फिर न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे, किस तरीके के न्यूमेरिकल्स आएंगे, क्या दे रखा जब न्यूमेरिकल करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, अभी नहीं।
प्लीज वेट, ठीक है। वो भी आपको समझ में आएगा कि न्यूमेरिकल कैसे आएंगे। जब न्यूमेरिकल करेंगे ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं आपके दिमाग में कि कैसे न्यूमेरिकल आ रहे हैं। मैंने आपको बोला है पहले जितने भी 4-5 न्यूमेरिकल्स हैं एनसीईआरटी के अंदर वो आप सॉल्व कर सकते हो। आज के लेक्चर के बाद एनसीईआरटी की बुकलेट आपको शेयर है, वो न्यूमेरिकल करके आइएगा सभी बच्चे। जो नहीं आ रहा फोटो खींच के मेरे को भेजिए, ये समझ में नहीं, ये न्यूमेरिकल आसानी से कर सकते हो, ठीक है। 6 न्यूमेरिकल तक कर सकते हो, 7, 8, 9वां न्यूमेरिकल जो है वो आज के लेक्चर में कवर नहीं होगा, वो सबसे लास्ट में होगा। तो देखो भाई एक्सरसाइज वाला है इन टेक्स्ट वाला? इन टेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले 9 न्यूमेरिकल हैं, उसमें से 6 न्यूमेरिकल कर सकते हो। अच्छा इंडेक्स नंबर ठीक है। कौन सा? क्या इंडेक्स नंबर कौन सा सर? इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 1 2 3 4 5 6 छठे क्वेश्चन तक, ठीक है ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो जरा नेक्स्ट क्या है, HI। अब देखो HI को अगर गोल्ड डाल के हीट कर रहे हो यानी कैटलिस्ट लगा रहे हो। अब ये आपको मैं थोड़ा तरीका बता देता हूँ कि जीरो ऑर्डर को जानने का मेथड क्या होता है। जनरली जीरो ऑर्डर वो रिएक्शन होती है जिसमें कोई ना कोई कैटलिस्ट लगेगा पक्के तौर पर। कैटलिस्ट क्या होता है? जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है या घटा देता है। तो जीरो ऑर्डर अगर कोई कैटलिस्ट लग रहा है, इट मे बी जीरो ऑर्डर, मे नॉट बी। तो इसकी संभावना जीरो ऑर्डर होने की होती है क्योंकि एक्सपेरिमेंटली हम नहीं निकाल सकते। बट जनरली ये पक्की बात है कि जीरो ऑर्डर में कैटलिस्ट जरूर लगेगा। बट कैटलिस्ट लगा हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि वो जीरो ही होगी। बट जीरो ऑर्डर अगर कोई पक्का है तो उसमें कैटलिस्ट जरूर लगेगा। ऊपर देखिए जीरो ऑर्डर लिखिए मैंने, H * न्यू लिख रखा है। ये H * न्यू मतलब फोटोन है, सनलाइट। ये सनलाइट कैटलिस्ट का काम करेगा, ठीक है। तो यानी वो पक्का होगा। फिर यहाँ देखिए H2 एंड I2 ये बन रहा है। सेम रिएक्शन नीचे लिख दी, देखो सेम रिएक्शन, कोई फर्क नहीं है। बस क्या फर्क किया, इसमें AU गोल्ड डाल दिया, इसमें नहीं डाला, यही फर्क है। ये जीरो ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर है। कैसे पता लगा? रट्टा लगाया। आप लोग भी रट्टा लगाइए क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है, सीधा और साफ। बुक में साफ साफ लिखा हुआ है, मैं भी आपको साफ साफ बोल रहा हूँ, ठीक है। सर ऐसे इसमें गोल्ड डालने हैं तो जीरो ऑर्डर आ रही है, अगर आयरन डालेंगे तो कुछ और भी आ सकता है ना? हाँ, कुछ फर्स्ट ऑर्डर बन सकती है, कुछ भी बन सकता है। कैटलिस्ट यूज करने, कैटलिस्ट बदलने से, टेम्परेचर बदलने से, प्रेशर बदलने से, ठीक है, रिएक्टेंट का अमाउंट कम ज्यादा करने से। एक रिएक्टेंट कम कर दिया, दूसरा ज्यादा कर दिया। इसमें तो एक ही रिएक्टेंट है, अगर 2 या 3 रिएक्टेंट हो उससे भी रेट बदल सकता है। काफी सारी चीजें होती है जिससे रेट बदल जाता है। क्लियर है? यस सर। अनुपमा बेटा, आपको अनुपमा मौर्य, आपको आंसर मिल गया होगा ना बेटा? हाँ कुमार बेटा बोलो। रिएक्शन से रिएक्शन साइड में देखेंगे, रेट ऑफ प्रोडक्ट साइड में नहीं होता। दोनों तरफ से देख सकते हैं, दोनों तरफ से, नो वरी। सर दोनों तरफ से सेम आएगा, नो वरी। सर आपने सबसे पहले वाली रिएक्शन में वो क्या लिखा है, H और B? H और B कहाँ? जब रिएक्शन करा रहे हैं ऊपर वाले जीरो ऑर्डर वाली जो फर्स्ट है, वो हाइड्रोजन है बेटा, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन सर Cl2। वो इसके ऊपर H2 और Cl2 है। सर वो कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं, HV की। अच्छा H * न्यू है, ये V नहीं है। H * न्यू, न्यू होता है फ्रीक्वेंसी, H होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला लेसन किया था +1 में, प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू फ्रीक्वेंसी। ये H * न्यू होता है फोटोन की एनर्जी, एनर्जी ऑफ फोटोन। फोटोन मतलब लाइट की एनर्जी, सनलाइट की एनर्जी। तो अगर सनलाइट इस पे डालोगे तो ये रिएक्शन बनेगी जीरो ऑर्डर। अगर सनलाइट नहीं डालते तो कुछ और ही ऑर्डर बन जाएगा इसका। सर हम ऐसा कह सकते हैं कि कैटलिस्ट जितना पावरफुल होगा उतना उसमें ऑर्डर में चेंज हो सकता है। नहीं, डिपेंड करेगा बेटा। कैटलिस्ट बदलने से रिएक्शन का रेट हमेशा, ऐसा नहीं कि रिएक्शन का रेट कम ज्यादा हो जाएगा, लेकिन अलग अलग कैटलिस्ट अलग अलग तरीके से काम करते हैं। कैटलिस्ट को पावरफुल कह सकते हैं कि नहीं, ये थोड़ा सा संशय है, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। कैटलिस्ट अपने हिसाब से काम करता है, वो नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है, दोनों तरह के कैटलिस्ट काम करते हैं। और पावर की बात करें तो कैटलिस्ट बदलने से रिएक्शन का मोड बदल जाता है, तरीका बदल जाता है। पावर नहीं होती उसमें एक्चुअल में, वो क्या करता है, वो मेथड बदल देता है। एक मान लो आप ऐसे घूम के जा रहे हो, एक आप स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो, पहले कौन पहुंचेगा? सीधी लाइन वाला, घूमने वाला बाद में पहुंचेगा। लेकिन एक कमाल की बात है, अगर घुमाव थोड़ा इस तरह से हो तो, ये मान लो ऊपर से स्लोप है, यहाँ से आप बॉल गिरा रहे हो नीचे, और सेम ऐसा ही एक और स्लोप है, सेम स्लोप, लेकिन उस स्लोप में ऐसे 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 गड्ढे हैं। अब बताओ कौन सा, यहाँ से भी आप बॉल गिरा रहे हो, कौन सी बॉल पहले गिरेगी? गड्ढे वाली स्लोप। ये वाली गड्ढे वाली ज्यादा जल्दी जाएगी। समझ रहे हो?
स्पीड मिल जाएगी। कैटलिस्ट रास्ता बदल देता है, इस वजह से रास्ता बदलने की वजह से वो रिएक्शन को जल्दी करवा देता है। उसमें पावर का इस्तेमाल नहीं होता, ये नहीं कि उसमें कोई पावर होती है इसलिए वो उसको मतलब जल्दी करवा देता है, नहीं, वो रास्ता चेंज करता है, जस्ट रास्ता, और उसमें कोई पावर नहीं होती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, जस्ट अब देखिए सेकंड ऑर्डर। अब यहाँ पर एच म्यू कोई कैटलिस्ट थोड़ी है। एच न्यू कैटलिस्ट का काम करता है बेटा, नंबर ऑफ फोटोन पर डिपेंड करती है ये रिएक्शन, तो ये कैटलिस्ट का काम करता है। अगर फोटोन नहीं डालोगे तो इस रिएक्शन के 500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए। फोटोन में 500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स एच न्यू की वजह से, हाँ उसी की वजह से एक्साइट होते हैं, वो रास्ता बदल देते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, काम कर रहा है। प्रोसेस हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, देखो जरा, HF, HCl, HBr, HI, ये मैंने एसिड लिख रखे हैं। HI एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, नीचे की तरफ एसिडिटी स्ट्रेंथ बढ़ती है, याद रख लेना, नीचे की तरफ। क्लियर है? आगे देखिए अब जरा डीकंपोजिशन। अब मैंने एक एग्जांपल किया यहाँ पे जिसका ऑर्डर जो है आपको पता लगेगा एक्सपेरिमेंटल कैसे होता है, सिर्फ याद करने वाला डाटा है भाई। सर लीव कर दे, क्या बेटा? लीव कर दे। सिर्फ 5 मिनट और रुक जाओ, अगर रुक सकते हो, अगर नहीं रुक सकते तो लीव कर सकते हो, कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखिए जरा, अमोनिया को N2 और H2 में कन्वर्ट कर रखा है। K1 इस तरफ जाने की रिएक्शन है, K2 रिवर्स रिएक्शन के लिए। अब मैंने इसका रेट निकाला, K1 अमोनिया 1 + K2 अमोनिया, ये एक्सपेरिमेंटल है, याद करना है। ठीक है, अब इस रेट में अगर देखो प्रेशर इज वेरी स्मॉल, अगर प्रेशर बहुत कम होता है, प्रेशर बहुत कम है अमोनिया का, तो अमोनिया और K2 की मल्टीप्लाई 1 प्लस में, तो K2NH3 कैन बी 0, यानी K2 और NH3 को मैं लगभग 0 मान सकता हूं, क्योंकि प्रेशर बहुत ही कम है, तो 0 के बराबर है, ये सारी टर्म आ गई 0, तो नीचे 1 रह गया, सिर्फ 1 रह गया, तो पूरी टर्म होगी 1, तो ऊपर वाला रेट क्या हो जाएगा, ऊपर वाला। समझ में आया ये सबको? एक टर्म 0 के बराबर है अगर प्रेशर बहुत कम है। क्लियर है? तो ये आ गया 0 ऑर्डर। अगर ये टर्म 0 नहीं है, प्रेशर बहुत हाई है, तो 1 को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, क्योंकि प्रेशर बहुत हाई है, अमोनिया के प्रेशर से अमोनिया का प्रेशर कट जाएगा, K1/K2 रेट आ जाएगा। तो यहां देखिए K1/K2 रेट आ जाएगा। अगर प्रेशर बहुत हाई है तो वेरी लार्ज, वेरी स्मॉल, तो ये कैन बी, इसको 0 कर सकते हैं, तो रेट जो आ जाएगा K1 अमोनिया फर्स्ट ऑर्डर, और अगर बहुत लार्ज है तो ये आएगा 0 ऑर्डर। यानी एक ही रिएक्शन अमोनिया की कंसंट्रेशन बदलने से भी 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में बदलता है, और ये एक्सपेरिमेंटल है, जस्ट एक्सपेरिमेंटल। क्लियर है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये सिर्फ एक एग्जांपल आपके लिए, जस्ट याद करना, और इसमें कुछ खास नहीं है, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन dx/dt होता है, ये 0 ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर की, सेकंड ऑर्डर के फॉर्मूलाज करवाने की मैं कोशिश करूंगा, कौन सा फॉर्मूला कैसे होता है और किस तरह से वर्क करता है, जरा ध्यान दीजिएगा। रेट ऑफ रिएक्शन dx/dt है, K इंटू कंसंट्रेशन की पावर n, ये भी होता है रेट। ये क्या कहता है, कंसंट्रेशन की पावर अल्फा बीटा ना, तो ये कंसंट्रेशन की पावर अल्फा बीटा की जगह मैंने n लिख दिया। एक तो होता है रेट ये K इंटू कंसंट्रेशन की पावर अल्फा या बीटा, दूसरा रेट क्या था, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। दोनों ही रेट होते हैं, दोनों को मैंने इक्वल कर दिया। ये बात यहाँ तक सबको समझ में आई क्या? सर हमें पीछे वाली स्लाइड, पीछे वाली स्लाइड जस्ट याद करनी है बेटा, एक बार आप देख लो, इसमें रेट बदल जाता है कंडीशनें बदलने पर, सिर्फ इतना ही है। इसमें रेट था ये, मैंने वेरी स्मॉल कंसंट्रेशन की तो रेट हो गया फर्स्ट ऑर्डर, अगर कंसंट्रेशन वेरी लार्ज है, ठीक है, तो रेट हो गया 0 ऑर्डर। बस यही चीज याद करो, उसका रीजन एक्सप्लेन कर रखा कैसे होगा। आगे देखिए, तो यहां पर आपके पास में ये क्या है, कंसंट्रेशन x डिवाइड बाय dt, तो यहां अब हम इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे कि वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो सोल्व देखिए कैसे करने वाले हैं। k की वैल्यू यहां से k निकाल लूंगा, कंसंट्रेशन की पावर n नीचे चला जाएगा, इसके बाद में कंसंट्रेशन dx क्या होता है, ये भी कंसंट्रेशन होता है, dt क्या होता है, ये टाइम होता है, तो इसको कंसंट्रेशन पुट कर दिया, इसको टाइम पुट कर दिया, तो मेरे पास आ गया कंसंट्रेशन, नीचे कंसंट्रेशन की पावर n, इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो 1 - n हो जाएगा। 1 - n कंसंट्रेशन की पावर, k की वैल्यू होती है 1 - n कंसंट्रेशन की पावर डिवाइड बाय t। समझ में आ गया सबको? यहां से आप k के यूनिट निकाल सकते हैं। k क्या है, रिएक्शन कांस्टेंट, जो रेट ऑफ रिएक्शन में कांस्टेंट यूज होता है वो k होता है, और उससे वहां पर आप
इसके फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर के लिए के की वैल्यू निकाल सकते हैं, के क्या यूनिट निकाल सकते हैं। तो देखो जीरो ऑर्डर के लिए के की वैल्यू क्या होगी, तो जीरो ऑर्डर यहाँ जीरो भरेंगे, एन की वैल्यू जीरो, तो ये ऑर्डर आ जाएगा कंसंट्रेशन की पावर 1 डिवाइड बाय टाइम। कंसंट्रेशन की पावर 1 क्या होता है, कंसंट्रेशन होती है मोल पर लीटर डिवाइड बाय टाइम पर सेकंड। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा, एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 में से 1 गया 0, ये आ गया 0, कंसंट्रेशन की पावर 0 यानी 1, और नीचे क्या रह गया, सिर्फ टाइम रह गया यानी कि पर सेकंड। सेकंड ऑर्डर के लिए क्या होगा, कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस 2, एन की वैल्यू 2 है तो ये आ जाएगा -1, -1 का मतलब कंसंट्रेशन नीचे आ जाएगी पर लीटर पर मोल, कंसंट्रेशन लीटर पर मोल हो जाएगी, और नीचे टाइम था पर टाइम। दैट्स इट। इस तरह से आप यूनिट निकाल सकते हैं के। यस सर, ऊपर जो आपने लिखा है dx/dt, वो एक बार समझाना, रेट ऑफ रिएक्शन ऊपर वाला। देखो उसमें पहली बात यह है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, मैंने ये बोला वो होता है dx कह लो या फिर इसे कह लो dp डिवाइड बाय dt, यही होता है प्रोडक्ट बाय टाइम, प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम या रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है Yes, sir. एक और हमने रेट निकाला, वो क्या निकाला, मैंने बोला k इंटू रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की पावर जो भी है, रिएक्टेंट लगा लो और रेज टू देयर पावर अल्फा। ठीक है, अल्फा बीटा जो भी है। तो इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी ना यहाँ, तो मैंने ये लिख दिया, इस रिएक्टेंट को लिखने की बजाय मैंने यहाँ पे लिख दिया कंसंट्रेशन की पावर अल्फा बीटा की जगह n लिख दिया। दोनों रेट है, दोनों को बराबर कर दिया। तो ये दोनों रेट थे dx बाई dt, या आप dt बाई dt समझ सकते हैं इसे, और ये दोनों रेट है, दोनों को इक्वल कर दिया। इक्वल किया, इसमें k की वैल्यू निकाल ली, k की वैल्यू आई dx कंसंट्रेशन ही होता है ना रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की, और dt क्या होता है, dt टाइम होता है, और यहाँ कंसंट्रेशन की पावर n थी, n रह गई। तो इस तरह से मेरे पास आ गया कंसंट्रेशन। ठीक है, यहां पर मेरे पास आ गया कंसंट्रेशन, नीचे कंसंट्रेशन की पावर n, इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा, कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n हो जाएगा डिवाइड में टाइम। ये आपके k की वैल्यू आ गई। सिंपली आप इसे याद रखिए, k की वैल्यू। अब इसमें फर्स्ट ऑर्डर है तो यहाँ 1 भर दीजिए, सेकंड ऑर्डर है 2 पुट कर दीजिए, थर्ड ऑर्डर है 3 पुट कर दीजिए, जीरो ऑर्डर है तो 0 पुट कर दीजिए। और फिर कंसंट्रेशन के यूनिट क्या होते हैं, मोल पर लीटर, टाइम के यूनिट क्या होते हैं, सेकंड, मोल पर लीटर सेकंड, उस हिसाब से इनके यूनिट्स आ जाएंगे, जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए। यस बेटा, समझ में आ गया? यस सर। आगे बढ़ते हैं आप लोग। अब देखो यूनिट फॉर प्रेशर की टर्म में यूनिट क्या होंगे, जीरो ऑर्डर, कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर लिख दो बस, है ना, वही कंसंट्रेशन की प्रेशर की पावर जीरो ऑर्डर के लिए 1 माइनस n की जगह 0 पुट हो गया, तो प्रेशर बार पर सेकंड आ जाएगा जीरो ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए 1 माइनस 1 0 यानी कि पर सेकंड, सेकंड ऑर्डर के लिए 1 माइनस 2। सर मेरे क्वेश्चन था, हाँ बोलो बेटा। सर यहाँ पे हम प्रेशर को भी ले रहे हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो प्रेशर की फॉर्म में भी हो सकते हैं ना, कंसंट्रेशन की फॉर्म में है, प्रेशर की फॉर्म में भी हो सकते हैं, अगर वो गैसेस हैं तो गैसेस भी तो हो सकती हैं जो आपस में रिएक्शन करती हैं। सर ये 11th के इक्विलिब्रियम टाइप में ही हो रहा है ना? क्या क्या? यहां इक्विलिब्रियम का कोई लेना देना नहीं है फिलहाल। ठीक है, गैसेस रिएक्टेंट और गैसियस प्रोडक्ट होंगे तो हम प्रेशर की फॉर्म में उसको मेजर करेंगे, इसलिए प्रेशर की पावर वही फॉर्मूला लगेगा, K इक्वल प्रेशर की पावर 1 माइनस n लगेगा डिवाइड में टाइम लगेगा। इससे आप K के यूनिट निकाल सकते हैं। तो जीरो ऑर्डर का बार पर सेकंड, कई बार वो ये नहीं बताएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, बल्कि वो कह देगा K की वैल्यू 1.3 इंटू 10⁴ बार पर सेकंड है। अब बार पर सेकंड को सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए वो जीरो ऑर्डर है। क्लियर है बेटा? यस ये समझ में आ गया सबको? तो ये ऐसे है, तो यहाँ पर जीरो, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर ये सब निकाल रखे हैं, दैट्स इट, प्रेशर की फॉर्म में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लास्ट पार्ट बता रहा हूं, 2 मिनट का सेशन रह गया सिर्फ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कंसंट्रेशन, रेट। तो देखो अगर कंसंट्रेशन डबल कर दी तो रेट रिएक्शन का 1, इसकी पावर 1 होती है ना, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब पावर 1, रेट की पावर 1। सेकंड और थर्ड अगर कंसंट्रेशन ट्रिपल कर दी तो भी पावर 1 रहेगी। ये समझ में आ गया? यानी 3 रहेगा। कंसंट्रेशन डबल करोगे रेट डबल हो जाएगा, कंसंट्रेशन 3 करोगे रेट ट्रिपल हो गया। यस, समझ में आ गया ये? यस सर। यस सर। अगर वो सेकंड ऑर्डर हो इसका मतलब पावर 2 हो जाएगी। कंसंट्रेशन मैंने डबल कर दी तो 2 का पावर 2 यानी 4, रेट 4 4 गुना हो जाएगा। कंसंट्रेशन मैंने ट्रिपल कर दी, 3 की पावर 2, रेट 9 गुना हो जाएगा। यस, समझ में आया? सर यस सर एक बार और बता दो। फर्स्ट ऑर्डर है, इसका मतलब रेट जो है कंसंट्रेशन की पावर 1 पर डिपेंड करता है ना, कंसंट्रेशन की पावर 1 पर डिपेंड। फर्स्ट ऑर्डर में अल्फा की वैल्यू 1 होगी, अल्फा या बीटा टोटल 1 है ना। यस सर।
तो यहाँ देखो मैंने कंसंट्रेशन डबल कर दी, तो डबल का भी तो पावर 1 ही बनेगा, यानी कि रेट डबल ही होगा। अगर कंसंट्रेशन मैंने ट्रिपल कर दी तो रेट ट्रिपल की पावर 1 बनेगी, यानी रेट ट्रिपल होगा। सेम जितनी कंसंट्रेशन करोगे उतना ही रेट बढ़ जाएगा, उतने ही गुना 3 मल्टीपल में रेट। लेकिन अगर सेकंड ऑर्डर है, इसका मतलब रेट किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन की पावर 2 पे डिपेंड करता है सेकंड ऑर्डर में, ठीक है। तो कंसंट्रेशन की पावर 2, यानी अगर मैंने कंसंट्रेशन डबल कर दी तो उसकी पावर 2 यानी कि रेट 4 गुना हो जाएगा। कंसंट्रेशन की पावर 3 कर दी, 3 गुना कंसंट्रेशन कर दी तो उसका स्क्वायर यानी कि 9 गुना रेट हो जाएगा। यानी सेकंड ऑर्डर के लिए सीधा सीधा रेट के ऊपर उसका पावर लगा दो। फर्स्ट ऑर्डर है तो पावर 1 ही रहेगी, सेकंड ऑर्डर है तो पावर 2 हो जाएगी। क्लियर है? यस सर। जीरो ऑर्डर के लिए क्या होगा, अब जरा देखो जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए आप लोग निकाल सकते हो, कंसंट्रेशन डबल करोगे भाई 2 की 0 लगाएंगे पावर, इसकी पावर 0 लगेगी, ये तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 करोगे 3 की पावर 0 लगेगी, ये भी 1 रहेगा। यानी कंसंट्रेशन जीरो ऑर्डर के लिए कंसंट्रेशन को बढ़ाने घटाने से जीरो ऑर्डर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी चाल में चलेगी, कुछ भी कर लो। क्लियर है? सर एक क्वेश्चन है सर, हर जीरो के ऊपर 1 क्यों होता है? जीरो के ऊपर 1 कैसे? मतलब सर जीरो की पावर 1 क्यों होती है यार? अच्छा, जीरो की पावर 0, अगर किसी की पावर 0 तो 1 क्यों होती है? देखो 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 9 होता है, और 2 2 4 2 8 होता है, ठीक है। 2 की पावर 0 पता नहीं कितना होता है। 2 की पावर -1 बताओ कितना होता है? 1/2 होता है। 1/2। 2 की पावर -2 कितना आएगा? 1/4। यस सर। 1/4 में कितना बढ़ा? 1/2 डबल हो गया। 1/2 अब देखो यहाँ पर 8 हुआ, 8 से 4, 4 से 2, 2 से फिर 1 नहीं आएगा, यस सर। और 1 से फिर हाफ नहीं आएगा, फिर हाफ से 1/4 नहीं आएगा। सही सीक्वेंस में चल रहा है, सीरीज और सीक्वेंस याद की होंगी। यस सर। सेम चीज आप 3 की पावर के लिए करके देख लो, यहाँ पर भी 1 ही आएगा। 4 की पावर के लिए भी सेम चीज करके देख लो, यहाँ भी 1 ही आएगा। ये हमेशा 1 ही रहता है, यानी किसी भी चीज की पावर 0 हो तो वो 1 ही होता है। क्लियर है? सर अगर इसमें से किसी ऑर्डर का कोई भी रेट ऑफ कंसंट्रेशन बढ़ता है तो फिर उससे दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर क्या असर पड़ेगा? उतना ही जितना एक से पड़ रहा है दूसरे पर भी उतना ही फर्क पड़ेगा, सेम पड़ेगा अगर वो रिएक्शन सेम ही है तो। क्लियर है? दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। मैं अभी रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, आप लोग अपने डाउट्स बता सकते हैं, नो वरी। ठीक है? ओके सर।